नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, वो भी आपके एग्जाम पैटर्न एनसीईआरटी बुक के निचोड़ की बात करेंगे। पूरे एनसीईआरटी बुक का निचोड़ है और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका एक बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्लेलिस्ट मिल जाएगा एमपी वर्ग 2 सोशल साइंस प्रैक्टिस सेट का। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज मिल जाएंगे, क्रमवाइज से विजिट कीजिए। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को फीडबैक करने के लिए? संभावित प्रश्नों की बात करेंगे। इसके साथ साथ वर्ग 1 का भी जो सीधी भर्ती का एग्जाम होने वाला है, जिन्होंने एमपी वर्ग 1 को क्वालिफाइड किया है, उनके लिए मेन एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए ताकि फ्री में नोट्स, पीडीएफ फाइल और अपडेट प्राप्त कर सकें। दोस्तों, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? बिंदुसार को, अजातशत्रु को, वसुदेव को या बिंबिसार को जाता है? तो जिस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है वह कहलाता है दोस्तों बिंबिसार। मगध जो है 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद उभर कर सामने आया था मगध। और मगध पर बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव रखी। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया है? सातवाहन, शंगु, नंद या कण्व की बात करेंगे। तो मौर्य वंश के बाद जिस वंश ने मगध पर शासन किया है वह कहला जाता है शंगु ने। शंगु की बात करेंगे, शुंग। देखिए दोस्तों, मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहदत्त थे, इनकी हत्या उनके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की फिर वहां से नींव रखी गई। अगला है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? डोरियस, साइरस, अरस्तु या सुकरात? जो सिकंदर आया था भारत पर आक्रमण करने, तो सिकंदर महान जो शिक्षक था वह कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक पूछा जा रहा है। तो शिक्षक महान के जो शिक्षक हैं वह अरस्तु की बात करेंगे, जो जीव विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं अरस्तु को। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य जी या कबीरदास जी? सभी लोग बताइए। मानवों को दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन जिन्होंने किया है वह आपके गौतम बुद्ध की बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने दुख के निवारण हेतु अष्टांग मार्ग अर्थात मध्यम मार्ग के विषय में बताया है। अष्टांग मार्ग के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है प्रज्ञा ज्ञान, दूसरा होता है सील और तीसरा होता है समाधि। ये हमारे अष्टांग मार्ग के 3 मुख्य होते हैं। चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? यह दोस्तों आपके कलिंग क्षेत्र से था। चेदी वंश का जो प्रसिद्ध राजा खारवेल था वह कलिंग से संबंधित था और यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसके साथ खंडगिरी, उदयगिरी गुफाओं से प्रारंभिक जैन अवशेष भी मिलते हैं। तो चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल कलिंग क्षेत्र से था। अगला, अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? हरिसेन, मियाँ तानसेन, राजा टोडरमल या राजा बीरबल? तो अकबर ने किसको जो है अपना दरबारी कवि नियुक्त किया है? तो मियाँ तानसेन की बात करेंगे। अकबर नवरत्नों में से माने जाते थे और मियाँ तानसेन भी इनको कहा जाता था। और सबसे पहले तानसेन का जो परिचय है अबुल फजल के माध्यम से जो है अकबर से कराया गया था। किसके द्वारा? अबुल फजल के माध्यम से कराया गया था। अकबर किस वंश का शासक था? तो अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। यह किस वंश का शासक था? तो
अकबर आपके मुगल वंश का शासक था। 8वां प्रश्न है, निम्न में से अकबर का मकबरा किस स्थान में स्थित है? सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद। तो इनमें से अकबर का मकबरा जो है किस स्थान में स्थित हो जाता है? तो सिकंदरा की बात करेंगे। परंतु अकबर के मृत्यु के बाद जो है जहांगीर ने इसे पूरा करवाया। अकबर के मृत्यु के बाद जो है अकबर का मकबरा किसने पूरा करवाया? जहांगीर ने करवाया था। हवा महल किसने बनवाया है? गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। तो हवा महल सभी लोग जानते हैं, परिचित होंगे अच्छे तरीके से। तो हवा महल भारतीय राज्य के राजस्थान की धरती पर है। राजस्थान की धरती जयपुर राजसी महल कहलाता है। इसे दोस्तों 1798 में महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। और इसको डिजाइन किसने किया था हवा महल को? तो लालचंद उस्ताज। जी हाँ दोस्तों, लालचंद उस्ताज ने इसका डिजाइन किया और बनवाया महाराजा प्रताप सिंह ने। अगला जो प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा जो है बनाया गया है? हुमायूं द्वारा ही, हमीदा बानो बेगम, बाबर द्वारा या अकबर द्वारा बनाया गया? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा जो है बनाया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं हुमायूं का जो मकबरा है ये दोस्तों आपकी हमीदा बानो बेगम के द्वारा जो है बनाया गया। हुमायूं का मकबरा मुगल सम्राट हुमायूं की समाधि एक स्थल है और इसका निर्माण विधवा हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 में किया गया था। और यह भारत में मुगल वास्तुकाल का प्रथम उदाहरण माना जाता है। और विश्व यूनेस्को के धरोहर में जो है इसे कब जोड़ा, स्थल में जोड़ा गया? 1993 में से हवा महल को जो है हुमायूं के मकबरा को 1993 में हुमायूं के मकबरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो सभी लोग जानते हैं जिस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी वह क्रांतिकारी है राजगुरु। जी दोस्तों, 1929 ईस्वी में हुए लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब की गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो राजगुरु के साथ साथ अगर अन्य नाम भी आते हैं तो उनको भी देख लेना है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे। 1857 में जो विद्रोह हुआ था इसके बाद जो है ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। इसके अंतर्गत शक्ति का अंतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश संसद से कर दिया गया था। तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को फिर बनाया गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और गांधी जी की पुस्तक गोखले है माई पॉलिटिकल गुरु। गांधी जी की पुस्तक गोखले का है माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी आ सकता है। इनकी पुस्तक भी है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला जो प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जी ने कहा? तो किसने कहा भारत की आत्मा जो है गांव में निवास करती है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांधी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, कथन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना सभी लोग जानते हैं विवेकानंद जी द्वारा की गई। कब की गई थी? 1 मई 1897 को कलकत्ता के निकट वेलूर मठ में की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता के निकट वेलूर मठ पर किया गया था। 1937 में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकारें थी? अब ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाता है जो कि याद करना संभव नहीं। तो 1937 में जो है कांग्रेस के कितने राज्यों में सरकारें थी?
तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जा सकता है। 5 राज्यों में टोटल सरकारें थी। पहला था मद्रास, फिर संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा, इनके बहुमत प्राप्त किया था। 1857 के क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म दिया गया है। गलत युग्म को छांटना है। नेतृत्वों का युग्म दिया गया है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इंदौर में नहीं किया था। कहाँ पर किया था? बल्कि झांसी में। बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आप सभी लोग जानते हैं, तो इंदौर नौ के यहाँ पे झांसी होगा, तो पहला ही गलत दिया गया है। खान बहादुर खान, रुहेलखंड, बिल्कुल सही है। वीर कुंवर सिंह, साहेबाद, नाना साहेब कानपुर, ये सारी चीजें दी गई। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ये नोट कर लेना है। किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास सिखाया था? और वह कहलाता वीर सावरकर। जी हाँ, वीर सावरकर राष्ट्रीय नेता थे। इन्होंने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत के इतिहास लिख दिया था, केवल दीवारों पे लिख दिया था, वीर सावरकर जी। लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? जी हाँ, लंदन में ही स्थित है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। इसके जो पहले भारतीय सदस्य बने हैं वह आपके कहला जाते हैं एससी वाडिया। जी हाँ दोस्तों, रॉयल सोसाइटी की स्थापना जो है आपके 1660 में किया गया और विज्ञान के अध्ययन के लिए किया गया था। एसी वाडिया पहले भारतीय थे जिनकी इनकी सदस्यता ग्रहण की। एसी वाडिया। इनमें से कौन युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध करता है? वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का युद्ध या श्रीरंगपट्टनम का युद्ध? इनमें से जो युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता जो है सिद्ध कर देता है वह हमारी कहलाती है वांडीवास का युद्ध। पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि मेरियाना खाई कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अंध महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। मेरियाना की खाई कहाँ पर स्थित है? तो मेरियाना की जो खाई है वह प्रशांत महासागर पर स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कहलाता है मेरियाना गर्त, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास जो है स्थित है। इनमें से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, कनारी या पेरू धारा? महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती, वह कहला दोस्तों पेरू धारा। पेरू की धारा जो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ना कि अटलांटिक में। तो पेरू धारा कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है जल डमरू मध्य, प्रायद्वीप, स्थल संयोजक या द्वीप की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समुद्र में बहिर्विष्ट जो भूमि होती है वह आपकी प्रायद्वीप कहला जाता है। यह समुद्र से तीनों ओरों से घिरे होता है। जो प्रायद्वीप होता है वह समुद्र से कितना? 3 ओरों से जो है घिरा होता है। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा देश नाम जाना जाता है? तो चीनी का कटोरा जिसे हम कहते हैं सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, इसको हिंदी में कहते हैं चीनी का कटोरा। ब्राज़ील के क्यूबा में स्थित है। कहाँ पर है? ब्राज़ील के क्यूबा में स्थित है, जहाँ गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसी आधार पर जो है ब्राज़ील की सरकार ने चीनी का महत्व कम कर दें और अन्य फसलों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। तो सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है ब्राज़ील, या क्यूबा भी अगर आए तो क्यूबा ऑप्शन कर दीजिएगा या ब्राज़ील ऑप्शन हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका? देखिए दोस्तों, जब भी सहारा रेगिस्तान की बात की जाती है एक ही नाम आता है, अफ्रीका। सहारा एक मरुस्थल है जो ज़्यादातर उत्तर अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर अफ्रीका पर यह स्थित है। 82 1.2 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, देखिए भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। क्या करता है?
भारत के लिए महत्वपूर्ण पूर्वी देशांतर इसलिए है क्योंकि यह भारतीय मानक जो है, जिसे हम IST कहते हैं, इसका निर्धारण करता है। और ये ग्रीनविच समय से कितना आगे चलता है, तो 5 घंटे 30 मिनट ये ग्रीनविच से आगे चलता है। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कौन स्थित है, वह आपका किन्नौर। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से किन्नौर, लाहौल और स्पीति जिले सीमा चीन से लगती है। और इन 3 जिलों को 3 भागों में जो है बांटा गया है। और पहला भाग जो कहला जाता है पूह, दूसरा भाग कहला जाता है कल्पा और तीसरा भाग कहला जाता है निचार। ये 3 भाग हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है, तो भारत का सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, जो भारत के अंडमान निकोबार राज्य के ग्रेटर निकोबार जिले में है। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत के सबसे दक्षिण स्थल में है। अगला जो प्रश्न है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भागों को क्या कहा जाता है, तो पश्चिमी तट के जो उत्तरी भाग होते हैं दोस्तों, उनको कोंकण तट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र कहला जाता है। महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र जिसे हम कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र हो जाता है वह कन्नड़ तट कहला जाता है। और केरल का जो तटीय क्षेत्र है वह मालाबार कहला जाता है। लेकिन पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, कोंकण तट। अगला है नल्लामलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो नल्लामाई जो पहाड़ियाँ हो जाती हैं वह आपके दोस्तों आंध्र प्रदेश पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध कहलाता है, ब्रह्मपुत्र, दामोदर घाटी, गोदावरी या महानदी घाटी। इनमें से जो क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक संपन्न की बात करते हैं तो दामोदर घाटी की बात की जाती है। देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है। इसमें लगभग देश का 35% भाग कोयला यहीं से आपसे प्राप्त होता है, दामोदर घाटी से। निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या कहला जाता है, तो कोयला का सबसे शुद्ध रूप एंथ्रेसाइड होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है 80 से लेकर 90% तक होती है। और बिटुमन्स जो होता है 55 से लेकर 65% इसमें बिटुमन्स होता है। और देश का लगभग दोस्तों 77% भाग कोयला जो है बिजली उत्पादन में खपत होता है। जी हाँ, देश में जो है 77% जो भाग है बिजली उत्पादन में कोयला की खपत होती है। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है। तो भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत जो है अन्य देशों की तुलना में इसका इसलिए कमी है क्योंकि कोयला और लोहे एक ही क्षेत्र में आते हैं या एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसीलिए जो है उत्पादन की लागत जो है अन्य देशों की तुलना में कम होती है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों चीजें समझना जरूरी है। तो ऊर्जा गैर परंपरागत जो कहला जाता है वो प्रकाश वोल्टी ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि यह सूर्य की रोशनी को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, क्योंकि सूर्य कभी ना खत्म होने वाला एक ऊर्जा है, एनर्जी है। और आंध्र प्रदेश में भारत का जो पहला गांव है जिसे सौर ऊर्जा के पूर्ण विद्युतीकरण किया गया है, और उस गांव का नाम है दोस्तों सलिजीपल्ली। क्या नाम है, सलिजीपल्ली नाम है। तो प्रकाश वोल्टी
ऊर्जा की बात करेंगे। अगला है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय जो भूभाग कहलाए जाते हैं वह आपका कहलाया जाता है कोरोमंडल। इस तटीय सघन क्षेत्र के 3 उपविभाग होते हैं, उत्कल मैदान, आंध्र तटीय मैदान और तमिलनाडु मैदान। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहा जाता है। मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं को उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में इस संकल्पना को कहते हैं। तो मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं को उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में। इस संकल्पना को क्या कहते हैं? इस संकल्पना को दोस्तों उपभोक्ता प्रभुत्व कहते हैं। क्या कहेंगे? उपभोक्ता प्रभुत्व एक सिद्धांत है जो यह दर्शाता है कि उपभोक्ता की कीमत तय करने का निर्णायक भूमिका होती है। उपभोक्ता द्वारा ही निर्णय लिया जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए। मुक्त उद्यम पद्धति की अगर बात करते हैं तो उपभोक्ता प्रभुत्व की बात की जाती है। इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है? देखिए, मुद्रास्फीति की समस्या को जो उत्पन्न करता है वह आपका मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। यह स्थिति जो होती है वस्तुओं के कीमत स्तर में वृद्धि तथा मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो जाती है। इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। वैट पहली बार कहाँ लागू हुआ था? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, रूस। वैट, तो वैट जो है पहली बार कहाँ पे लागू हुआ? तो वैट सबसे पहले दोस्तों फ्रांस में लागू हुआ था। 1954 में लागू हुआ फ्रांस में। यह एक अप्रत्यक्ष कर कहलाता है जिसे भारत में जो है अप्रैल 2005 में जो है लागू किया गया। तो भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2005 को वैट जो है लागू किया गया। लेकिन पहली बार अगर पूछा जाता है तो फिर फ्रांस करना है। आर्थिक नियोजन हिस्सा है किसका हिस्सा हो जाता है? तो आर्थिक नियोजन जो होता है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा आर्थिक तंत्र होता है जिसमें वस्तुएं सामाजिक स्वामित्व वाली होती हैं। साथ ही इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लागत सीमांत लागत से संबंधित हो जाती है? तो परिवर्ती जो लागत होती है, परिवर्ती जो लागत होती है वह सीमांत लागत से संबंधित हो जाती है, क्योंकि सीमांत जो लागत है एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में कुल लागत में होने वाली वृद्धि हो जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित करता है। संघ सरकार, राज्य के नीति निषेधक तत्व या भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण जो संदर्भित करता है वह भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार होते हैं, क्योंकि इनमें उल्लेख किया गया कि अभिव्यक्ति जो को आजादी या बोलने भाषण देने का अधिकार है। वाक स्वतंत्रता विषयक मतलब बोलना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 19 के लगभग देखा जाए तो ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद से प्रश्न 2, 3 या 4 प्रश्न आ सकते हैं। 3 से लेके 5 प्रश्न आपके अनुच्छेद चैप्टर से आएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या उपलब्ध कराता है? तो यह स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्णित होती है। बोलने भाषण की, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की, संघ बनाने की, भारतीय राज्य क्षेत्र के आवाज संचरण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये 6 स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 भारत का जो संविधान है ये उपलब्ध कराता है। दोस्तों किसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित वह मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? कौन सा अर्थ कहला जाता है? तो दोस्तों वह कहला जाता है सलाहकारी न्याय क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों,
सलाहकारी न्याय क्षेत्र का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। किसके अकॉर्डिंग? सलाहकारी न्याय क्षेत्र की बात करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो यह उच्च न्यायालय है आपके किसके अंतर्गत आता है? पश्चिम बंगाल। जी हाँ, कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र के तहत पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र आते हैं। तो पश्चिम बंगाल अगर ना हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, तो उस पर भी आपको कर देना है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा जो सिद्धांत है जिस मामले में जो है घोषित किया गया है वह मामला है केशवानंद भारती मामला। सभी लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती के मामले में दिया गया, और ये कब दिया गया था? 1973 में दिया गया था। अगला जो प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सभी लोग जानते हैं 2010 में लागू हुआ था, लेकिन वह तिथि आप सभी लोग जानते हैं 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 है, 2009 के नाम से जाना जाता है, RT एक्ट 2009, लेकिन यह 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, जिसके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो RT एक्ट से भी प्रश्न आएगा, NCERT से प्रश्न आएगा, NCF से प्रश्न आएगा, ठीक है, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उससे भी प्रश्न आएगा। अगला, अधिकार कर्तव्यों को क्या करते हैं? जो हमारे अधिकार होते हैं वे कर्तव्यों को क्या करते हैं? अधिकार जो है कर्तव्यों को क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं कि हमें अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के सीमा में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इसलिए अधिकार कर्तव्यों को निर्देशित करते हैं। मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो जो हमारे भारत के मूल कर्तव्य हैं, तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का जो आपके सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियम हुआ है? तो पोटा अधिनियम या आतंकवाद रोकथाम जो अधिनियम है कब हुआ था? तो यह 2002 में लागू हुआ। कब हुआ था दोस्तों? इसका उद्देश्य था कि आतंकवाद से लड़ना था, लेकिन यह कानून अब समाप्त हो चुका है, लेकिन 2002 में लागू हुआ था पोटा यानी आतंकवाद रोकथाम अधिनियम। अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अधिकार प्रच्छा का जो शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से या वारंट से। अधिकार प्रच्छा का अर्थ क्या होता है? किस अधिकार से, अर्थात न्यायालय की रिट जारी कर सरकारी अधिकारी को उसके कार्य से रोका जाता है जिसके लिए उसके पास कानूनी अधिकार नहीं है। यह रिट केवल सार्वजनिक सभाओं या व्यक्ति के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, ना कि निजी व्यक्ति के लिए। किसके लिए? व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है, लेकिन निजी के लिए जारी नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न रहेगा जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन रहेगा, लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, स्कैंडिनेवियाई देशों से या फ्रांस से? सभी कमेंट करके बताइए कि लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है। यह आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। और साथ ही साथ अगर आपने टीटी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए और साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अवश्य लाइक कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट पा सकें। मैं आपके साथ जायसवाल सर 11:30 में आपको डेली यह सोशल साइंस की वीडियोज मिल जाती है। तो वीडियोज में चाहिए या सोशल साइंस प्रैक्टिस सेट के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, अवर टीचर्स फैमिली है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।